चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड रिपोर्ट। आपको बुक दिखने लगी होगी। देखिए, अब आप गुड रिपोर्ट की क्वालिटी बताऊंगा तो आप रिपोर्ट बनानी सीख जाएंगे। अ गुड रिसर्च रिपोर्ट वेदर इट इज इन फाइनेंस, चाहे आप रिसर्च रिपोर्ट कैसे भी बना रहे हो, फाइनेंस में बना रहे हो, एकेडमिक में बना रहे हो या अदर फील्ड में, नीड्स टू बी क्लियर। एक तो क्लियर होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए कि आपने ये नहीं कि खुद ही खरीदने को कह रहे हो खुद ही बेच के बैठना, ऐसा मत कर देना। और इनसाइटफुल होनी चाहिए, जो आपने चीजें लिखी हैं उसके बारे में लॉजिक, कि आप उस लेवल पर उस वाले पॉइंट पे कैसे पहुंचे, आपने उसके बारे में क्या सोचा, सब कुछ बता देना है आपको। हेयर आर द की क्वालिटीज ऑफ अ हाई क्वालिटी रिसर्च रिपोर्ट, ये सब होना ही चाहिए। पहला, क्लैरिटी होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी के साथ होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए। इवन व्हेन एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया, जब आप कुछ बहुत मुश्किल चीजें भी समझा रहे हो वो भी इजी लैंग्वेज में समझानी है। अवॉइड्स जार्गन अनलेस नेसेसरी। जार्गन मतलब आपको फिराज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ अलग ही मीनिंग होता है, तो वो यूज नहीं करना चाहिए, आपको उसका मीनिंग भी समझा देना चाहिए। एंड एक्सप्लेन इट व्हेन यूज्ड, अगर आपने जार्गन यूज भी किए हैं, फिराज यूज भी किए हैं, तो उनका फिर एक्सप्लेन भी कर दो। यूज क्लियर स्ट्रक्चर विद हेडिंग्स, हेडिंग्स वगैरह इस तरह से बनाओ कि समझ में आ जाए, सब हेडिंग भी बनाओ। और लॉजिकल फ्लो की तरह समझाओ जो समझने वाले को एकदम से समझ में आए। वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। अ सॉलिड रिसर्च रिपोर्ट यूजुअली इंक्लूड्स, टाइटल पेज होना चाहिए पहले, फिर एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए पूरी की, अगर किसी को शॉर्ट में पढ़ना है तो वो पढ़ ले, और किसी को लॉन्ग में पढ़ना है तो फिर नीचे लॉन्ग में भी होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड बताओ, मेथोडोलॉजी आप कौन सी यूज कर रहे हो बताओ, डेटा एनालिसिस और फाइंडिंग आपने कहां से निकाली और क्या निकाली, दोनों चीज बताओ। इंटरप्रिटेशन भी बताओ और डिस्कशन भी, जो आपने किसी से करा हो तो वो भी लिख दो इसके अंदर। कंक्लूजन क्या निकाला आपने और क्या रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से वो भी लिख दो। रेफरेंसेस, बायोग्राफी, सब कुछ लिख देना है आपने। ठीक है। अपेंडिक्स, अगर कुछ जरूरत हो, अगर आपने कुछ अपने बायो, अपने कुछ डेटा बनाया हो, कुछ वर्किंग पेपर बनाया हो, तो वो वर्किंग पेपर भी उसमें दिखा सकते हो। अगर जरूरत लगे, आपको लगता है कि वर्किंग पेपर ज्यादा समझ में आएगा, तो वो भी लगाना है। डेटा ड्रिवन एंड एविडेंस बेस्ड, आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए ना, डेटा ड्रिवन होनी चाहिए। यानी कि आप, मेरे को ऐसा लगता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है भी तो बताओ। डेटा ड्रिवन होनी चाहिए, किस डेटा की वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये रेट बढ़ेंगे, किस डेटा की वजह से आपको लगता है प्रॉफिट बढ़ेगा, रीजन क्या है उसके पीछे का, वो रीजन भी लिखना पड़ेगा, एविडेंस भी लिख देना पड़ेगा। आपने उसके लिए क्या मेहनत की, कहाँ गए थे, किससे पूछा, वो भी बताना पड़ेगा। बैकअप आर्गुमेंट, उस विद रिलायबल डेटा, चार्ट, टेबल, रेफरेंसेस जो भी आपने लिए होंगे, बैकअप में क्या आपने ऐसा किया था जो आप उस नतीजे पे पहुंचे, वो बताना पड़ेगा। शो सोर्स, सोर्स बताओ ऑफ ऑल की डेटा पॉइंट, जितने भी डेटा पॉइंट आपने इकट्ठे किए उसका सोर्स क्या था वो बताओ। एंश्योर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ओपिनियन, ये दिखाओ कि भैया मैंने पहले पूरी मेहनत की है उसके बाद रिपोर्ट बनाई है, नहीं मेरा कुछ भी मन कर गया और मैंने बोल दिया। जैसे मैंने आपको लोधर डेवलपर की रिपोर्ट दी थी, लोधर डेवलपर की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था, उसने, हमें लोधर डेवलपर के बारे में क्या पता है, हम बस ऑनलाइन बैठ के सेल परचेज निकाल लेंगे कितनी है, लेकिन उसने क्या बता रखा था, उसे पता था बॉम्बे वाली साइट से कितना पैसा आएगा, नोएडा वाली साइट से कितना आएगा, पुणे वाली से कितना आएगा, कितना प्री पेमेंट आया, कितना बचा है, सारी फिगर्स लिखी हुई थी उसके अंदर। उसे ये भी पता था कौन सा कब लॉन्च होने वाला है, वहां की डिमांड कैसी है, मतलब वो उन साइट्स पे जाकर आया है एनालिस्ट। जाने के बाद उसने 20-50 लोगों से उसके बारे में रिव्यू लिया, रिव्यू लेने के बाद उसे पता चला डिमांड कैसी है या नहीं, सब कुछ करने के बाद रिपोर्ट बना कर दे रहा है वो आपको। और साफ कह रहा है कि उनके पास अगले 10 साल का फीड रोड मैप है कि अगले 10 साल मुझे क्या करना है। तो ऐसे आपको अपने लॉजिक्स बताने पड़ेंगे कि मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं। चलिए, अवॉइड, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए मतलब ईमानदारी, और अनबाइज्ड, अनबाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि किसी को अपनी रिपोर्ट पहले ही बेच दो कि तुम्हारे हिसाब से चीज बढ़नी है लेकिन रिपोर्ट बना के दे रहे नहीं बढ़नी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट फाइंडिंग्स न्यूट्रली, आपको न्यूट्रली उसकी फाइंडिंग्स बतानी है, अच्छी है तो अच्छी, बुरी है तो बुरी। एक्नोलॉजिंग करनी है, बोथ स्ट्रेंथ भी बतानी है और लिमिटेशन भी बतानी है, दोनों चीज बतानी है। अवॉइड चेरी पिकिंग, ऐसा नहीं कि जो चीज अच्छी अच्छी है बस वो बता दो और बुरी बुरी छोड़ दो। चेरी पिकिंग का मतलब अच्छी अच्छी चीज बता दो, ऐसा नहीं करना, ये अवॉइड करना है। डाटा टू फिट अ नैरेटिव, कोई नैरेटिव सेट नहीं करना है। इंक्लूड काउंटर आर्ग्यूमेंट, अगर कोई आपके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट है वो भी बताओ, ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन थी वो भी बताओ, व्हेन रेलिवेंट, अगर जरूरत हो तो सब बताओ। इंसाइटफुल एनालिसिस दो, कह रहा है जो डिस्क्रिप्शन हुआ था वो तो बता ही बताओ, उसके अलावा आपके मन में जो है अगर उसके बारे में कुछ आपको नया लग रहा है वो भी बताओ। ऑफर्स मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन, जिससे कि सामने वाले को कोई मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा समझ में आए। शो वाई द फाइंडिंग्स मैटर, ये भी बताओ कि जो आपने फाइंडिंग निकाल कर दी है वो मैटर करती है कि नहीं, नॉट जस्ट व्हाट दे आर, ये मत बताओ कि भाई ये है। कुछ लोग रिपोर्ट बनाते हुए कहते हैं भैया हमने आपको डेटा बनाकर दे दिया, हमारे हिसाब से ये कंपनी अगर ऐसे 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 हो जाए तो अच्छी है, ऐसे 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 हो जाए
तो बेकार है। तो तुम्हारी रिपोर्ट बनाने का फायदा क्या होगा? सब कुछ वो अपना दिमाग ही लगाएगा। आप पहले ये बताओ इस कंपनी के पॉजिटिव्स क्या हैं, फिर ये बताओ इस कंपनी के नेगेटिव्स क्या हैं, फिर उन दोनों को कंपेयर करके अपने रिकमेंडेशन दो कि आपके हिसाब से कौन सी चीज हो पाएगी, किसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो अच्छी अच्छी चीजें बोली उसके होने के चांसेस ज्यादा है, या बुरी बुरी बोली उसके होने के चांसेस ज्यादा। ये नहीं कि तुमको रिकमेंडेशन ही नहीं दे रहे, बस बताकर चले गए, उसे रिपोर्ट नहीं बोलते। रिपोर्ट का मतलब ही यही है कि आप अपने रिकमेंडेशन दोगे। आपने कंपनी के बारे में अच्छी सारी बातें बतानी है, बुरी भी बतानी है, फिर अपने रिपोर्ट में बताना है कि हमारे को बुरे वाली होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो बेकार है, या अच्छी होने वाले चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो इसलिए अच्छी है, और चांसेस ज्यादा क्यों लग रहे हैं ये भी बताओ। दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। लोधा डेवलपर आपने एक एग्जांपल पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर रेफरेंसेस सब देने हैं आपको। यूज कंसिस्टेंट एंड करेक्ट सिटीजन स्टाइल। एपीए, एमएलए, शिकागो एटसेट्रा, ये सब कहां कहां से कौन सी जगह से आपने सब लिया है सब बताना पड़ेगा। गिव्स क्रेडिट टू ओरिजिनल सोर्स। अगर आपने कोई ओरिजिनल सोर्स था, मान लीजिए आपने आज तक पे कोई न्यूज सुन ली, आपको वो न्यूज के बारे में पता ही नहीं, तो आप अपनी रिपोर्ट में लिख दो ये वाली न्यूज मैंने आज तक पे सुनी। तो इससे क्या होगा, अब अगर वो न्यूज गलत हो गई तो आज तक जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपने सुनी थी उसका रिपोर्ट का अपने पास एक स्क्रीनशॉट रख लेना। कल को आज तक ही कह दे मैंने तो दी नहीं है तो गलत बोल रहा है, तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें आज तक का नाम लिख रहे हो और आपने उसे फाइंडिंग्स को चेक नहीं किया। तो आप साफ साफ कह दो ये वाली न्यूज मुझे जो है सीएनबीसी आवाज से मिली, ये वाली न्यूज मैंने किसी से ली, मान लो किसी भी एजेंसी से ली। कुछ एजेंसीज भी होती है जो न्यूज देती हैं, पैसे लेती हैं आपसे, तो जितने भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो न्यूज को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं। ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए, पर्पस फोकस्ड होनी चाहिए, है ना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, एक्शनेबल कंक्लूजन होना चाहिए। एक्शनेबल कंक्लूजन मतलब समराइज की फाइंडिंग क्लियरली एंड कंसाइसली, प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी वेयर अप्रोप्रिएट, लीव्स द रीडर विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, और रीडर को एक नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए क्लियर करके जाओ आप ही। ये थी आपकी कि आपको अपनी रिपोर्ट बनाते समय क्या क्या बताना है। तो मेरे को कंक्लूजन अगर मैं बताऊं क्या बताना है, आपने एक रिपोर्ट बनाने के लिए अपने मन में क्या क्या सोचा, कैसे कैसे सोचा, उस पॉइंट पर कैसे आए आप, वो सारी बातें आपको क्लियरली समझानी है, हेडिंग्स बनानी है, सब हेडिंग्स बनानी है, और लास्ट में रिकमेंडेशन देना है। पहले पूरी की पूरी रिपोर्ट का क्रक्स देना है सबसे ऊपर शॉर्ट में, मतलब मैं इस कंपनी में बाई की रेटिंग दे रहा हूँ कि सेल की दे रहा हूँ, मेरा टारगेट क्या है ना, और भाई कितने टाइम का टारगेट है, कैसे कैसे है, ये तो शॉर्ट में बताना है। फिर उसके बारे में लॉन्ग कट में बताना है, मैं इस लेवल पे क्यों आया, कैसे आया, उसकी सेल परचेज की फिगर थी कि नहीं, अगर आपने उसे कंपेयर किया तो वो भी बताओ। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट 10 या 15 पेज की बनानी है, अगर आपकी मर्जी आप छोटी रिपोर्ट भी बना सकते हो। छोटी रिपोर्ट मतलब सर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को, छोटी सी कंपनी को एक्वायर किया, जैसे मान लीजिए अल्ट्राटेक जैसी बड़ी कंपनी ने इंडिया सीमेंट को खरीद लिया, वो टोटल रेवेन्यू के 5% के बराबर थी। अब अगर छोटी सी कंपनी खरीद ली इंडिया सीमेंट, तो पूरी कंपनी पे क्या खास इफेक्ट पड़ेगा, तो आप छोटी सी रिपोर्ट बनाओगे कि हमने इंडिया सीमेंट को 5,000 करोड़ में खरीदा, लेकिन उसकी वैल्यूएशन हमारी कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से कम से कम 8,000 करोड़ की थी, तो कंपनी को 3,000 करोड़ का फायदा होगा। 3,000 करोड़ का फायदा होने की वजह से अल्ट्राटेक जैसी कंपनी को कम से कम 5 रुपए शेयर का फायदा होना चाहिए। अब 1,500 का शेयर 5 रुपए शेयर बढ़ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आपने बस एक पैरा में रिपोर्ट बनाकर दे दी कि ठीक है इंडिया सीमेंट का खरीदना अल्ट्राटेक कंपनी के लिए पॉजिटिव था, और ये कंपनी के शेयर होल्डर को लगभग लगभग 5 रुपए पर शेयर की ग्रोथ देगा। बस ये छोटी सी रिपोर्ट बना के एक पैरे की आपने इशू कर दी। तो इस रिपोर्ट का फायदा ये हुआ, जिन्हें लग रहा था कि इंडिया सीमेंट खरीदने से कंपनी पता नहीं क्या हो जाएगी, माला माल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने रिपोर्ट बना के ये बताया कि जो अल्ट्राटेक ने अगर इंडिया सीमेंट को खरीदा तो उससे पूरी कंपनी पे सिर्फ 5 रुपए का शेयर पे प्राइस पे इफेक्ट आना चाहिए, आ जाए चाहे 50 रुपए का, लेकिन आपने एक कैलकुलेशन करके बता दिया कि अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए का फर्क आएगा। तो आप एक पेज की रिपोर्ट भी बना सकते हो, क्योंकि आपने पूरी कंपनी की रिपोर्ट बनाई नहीं, आपने एक इवेंट की रिपोर्ट बनाई है। आप उसमें साफ साफ लिख दो रिपोर्ट में कि दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू कंक्लूड द इवेंट, whether it is positive or negative for the company or how much positive or negative is for the company। तो आपने भाई एक पेज, एक पेपर में, एक पैराग्राफ में बता दिया कि भैया हमने जो इंडिया सीमेंट खरीदा उसका ईपीएस इतना है, अब अगर हम उस कंपनी को अपनी में खरीद लेंगे उसकी वजह से कंपनी का ईपीएस इतना बढ़ेगा, और कंपनी का ईपीएस इतना बढ़ेगा उसके हिसाब से कंपनी का रेट इतना बढ़ना चाहिए, तो ओवरऑल कंपनी के शेयर प्राइस में 5 से 10 रुपए का फर्क पड़ना चाहिए। आपने एक पैरा में भी बना सकते हो रिपोर्ट, और 15-20 पेज की भी बना सकते हो। ये आपकी नॉलेज और आपके कितना बताना चाह रहे हो इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो ये वाले चैप्टर में मैंने कुछ खास नहीं समझा, इसलिए क्वेश्चंस भी कम है, बैक क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, इसलिए मैंने बनाया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लेसन। अगला लेसन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट, और ये लास्ट लेसन है। इसके बाद देखो 280 से लेकर 325 लगभग 45 पेजेस और हैं बुक में। 45 में से 10 पेजेस लेसन के मान लीजिए, बचे हुए 35 पेज में क्या है,
पिछले सारे लेसन्स के और बैक क्वेश्चन और क्वेश्चंस आंसर्स के साथ। मतलब आपने जितने सारे क्वेश्चन हर लेसन के पीछे के कर लिए हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने और दे दिए। मतलब आप और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे जिससे कि आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो। ठीक है। अब जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, आप खुद पढ़ेंगे। मैं इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगा और आपको पढ़ने का रटने का तरीका बताऊंगा। दूसरा, जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये पेपर में 5 से 7 नंबर का आता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी हुई है जो आपके ऊपर अप्लाई होंगी कल को जब आप रिपोर्ट लिखोगे। तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कल को जेल भी हो सकती है अगर रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट काम करोगे। तो इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं पढ़ा दूंगा, वरना बहुत बोरिंग चैप्टर है। 8 से 10 पेज आपको याद करने हैं और याद करने हैं, उसको समझाने का है ही नहीं। उसके अंदर ये लिखा हुआ है भैया अगर आप कोई रिपोर्ट बनाओगे तो अगले 15 दिन तक आप उस शेयर को खरीद बेच नहीं सकते। तो नहीं खरीद बेच सकते, इसमें क्या समझाऊं। बस जो लिखा हुआ है वो रूल है, उसे याद करना है। ठीक है, तो याद आप अपने आप कर लोगे। फिर भी जो इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आएगा वो मैं करवा देता हूँ। बाकी आपने पूरा चैप्टर पढ़ना है और याद करना है। दूसरा, रामू जी, आप सिर्फ जो बुक मैंने दी है सिर्फ यही नहीं पढ़ोगे, जो इंस्टीट्यूट की बुक है, जो उसका मॉड्यूल है वो पढ़कर जाओगे। जिस दिन आप मेरी बुक के साथ साथ इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पूरा कवर कर लो उस दिन आपकी तैयारी होगी। ठीक है, जब तक मॉड्यूल वो है सर मेरे पास, वो मैं पढ़ता हूँ। हाँ, अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लो। प्रिंट ना मैंने बना रखी है पढ़ लो, लैपटॉप में भी बढ़िया दिख के पढ़ जाता है। मैंने अपने पर मॉड्यूल पढ़कर ही पढ़ाई की थी। मेरी वाली बुक तो मैंने उस टाइम तैयारी नहीं की थी, पर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही पढ़कर दे आया था। सर ये बुक मैंने बना रखी थी पहले से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ना भी है और इसके हाँ अंदर बिल्कुल। पॉइंट ऐसे निकलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपको नहीं पता थे लेकिन इसमें लिखे हुए मिल गए। वो पॉइंट को अलग से एक पेपर पे लिख लो। पेपर में जाने से एक दिन पहले उन्हें रिवाइज करना होता है। जो आपको लगता है, जो आपको नए पता चले हैं और वो याद नहीं रहते किसी को भी, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। जैसे ब्रोकरेज कितनी, %.5। अब ये %.5 किसको याद रहेगा। बहुत चीजें निकलेंगी आपको जो आपको लगेगा नहीं ये मैं भूल जाऊंगा। आपने उसके नोट बना लेने एक पेपर पे। तो पेपर से एक दिन पहले बस वो नोट्स पढ़ने जो 15-20 पेज बन गए होंगे। मेरे टाइम पर मैंने भी बनाए थे, वो मैंने अपने वाले पूरे नोट्स इस बुक में डाल दिए हैं। मतलब जोन से लेसन के थे उस लेसन के बुक में डाल दिए, डार्क करके डाल दिए, है ना। मैंने तो अपनी बुक में डाल दिए अपने नोट्स। आपके भी नोट्स बनाकर रखिए, पेपर से एक दिन पहले रिवाइज कर लीजिएगा, तब पास होंगे। देखो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नॉलेज बढ़ी है आपकी इस कोर्स को करने से। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, तो अब देखो, अब पास होना फेल होना की जिम्मेदारी आपके सिर पे है। मेरी तरफ से मैंने पूरी बुक अच्छे से पढ़ाई है, नॉलेज भी बढ़ी है और मैंने आउट ऑफ कोर्स भी बहुत कुछ पढ़ाया है। और पेपर में आउट ऑफ कोर्स वाला आ जाता है, इसीलिए पढ़ाया गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा एक्ट को। और यह आखिरी क्लास है आज की, जितना भी हो पाएगा आज की क्लास में वो मैं कराऊंगा, बाकी आप खुद पढ़ेंगे। और अब मैं एक क्लास रखूंगा राघव सर की, संडे में रखता हूँ कोशिश करके। और नहीं, संडे में तो, इस वाले संडे में तो मुझे जाना है। मैं सैटरडे में ही रखता हूँ या जैसे भी करके आपको बताता हूँ। तो सैटरडे इवनिंग देख लीजिए सर। सैटरडे इवनिंग ही सोच रहा हूँ, संडे में मुझे भी जाना है, एक शादी है। तो सैटरडे इवनिंग की मैं कोशिश करूंगा, उन्होंने टाइम दे दिया तो, वरना फिर मंडे रख देंगे, है ना। और एक हफ्ते के डिफरेंस पे मैं अपनी एक क्लास रखूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी आई तो, अगर आपकी कुछ पूछना होगा, कुछ क्वेरीज होंगी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए हमारे। ज्यादा होंगी तो मैं क्लास रख दूंगा। ठीक है ना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये सेबी के रूल पढ़ा रहा हूं मैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2014 along with their amendments in December 2016 में कुछ अमेंडमेंट भी आई थी, were introduced to regulate research analyst। आपको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, एंड रिसर्च एंटाइटीज को भी। इन द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट दीज रूल इंश्योर्स दैट इन्वेस्टर रिसीव ऑब्जेक्टिविटी, एक तो ईमानदारी से काम हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो, कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो, रिसर्च रिपोर्ट जो है उसमें कोई झोलझाल ना हो, एंड दैट एनालिस्ट ऑपरेट विद इंटीग्रिटी, मतलब ईमानदारी से, एंड अकाउंटेबिलिटी, और कल को आप जिम्मेदार भी रहोगे अगर आपने कुछ गोलमाल किया होगा तो। हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द की फीचर ऑफ द चेंजेस। अब जो कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, हु नीड्स टू रजिस्टर। देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार मेरे से पूछा गया है, सर हमें सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्या। तो मैं अब इसके बारे में बताने जा रहा हूं। इंडिविजुअल और एंटाइटी, अगर आप प्रोप्राइटरशिप हो तो आपको इंडिविजुअल बोला जाएगा, और अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो तो आपको एंटाइटी बोला जाएगा, या कंपनी हो तो चाहे आप इंडिविजुअल हो चाहे आप एंटाइटी हो। ठीक है। प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट, अगर आप रिसर्च की रिपोर्ट बना रहे हो और लोगों को दे रहे हो, और मेकिंग रिकमेंडेशन या रिकमेंडेशन कर रहे हो रिलेटेड टू सिक्योरिटी, अगर आप ये सब कर रहे हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। और किसको करना पड़ेगा, इंक्लूड्स इंडिविजुअल एनालिस्ट जितने उनको भी करना पड़ेगा, कंपनीज को भी,
पार्टनरशिप को भी, एंड एंटाइटीज ऑफरिंग इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी रिसर्च। अगर आप रिसर्च बनाकर दे रहे हो किसी को, प्रोवाइडिंग रिसर्च रिपोर्ट और मेकिंग रिकमेंडेशन, अगर आप किसी को कर रहे हो तो आपको सेबी से रजिस्टर होना ही पड़ेगा। अगर आप पर्सनल लेवल पे कर रहे हो तो आप डायरेक्टली हो जाओगे। अगर आप किसी जॉब में हो तो जो बैंक वगैरह जिसमें भी आप जॉब कर रहे हो वो आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा अपनी फर्म के अंडर, कि भाई मैं फर्म को रजिस्टर करा रहा हूं, उसके अंदर ये एनालिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो एक ही रजिस्ट्रेशन लेगा अपनी फर्म का और आप सबका रजिस्ट्रेशन अपने आप हो जाएगा। सर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा ध्यान समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या पोस्ट ग्रेजुएट थी, अभी ग्रेजुएट को भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड, या तो फाइनेंस में हो या रिलेटेड फील्ड। रिलेटेड फील्ड के अंदर इकोनॉमिक्स भी आ जाता है, बीए भी आ जाता है, एमकॉम भी आ जाता है और बीएससी भी आ जाता है। क्योंकि रिलेटेड कैसे ले लेते हैं, वो कहते हैं बीकॉम वाला तो फाइनेंस फील्ड में है ही, बीए वाला मान लीजिए सोशियोलॉजी से है या ज्योग्राफिकल है तो ज्योग्राफिकल नॉलेज हो गई, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो गई। और एनालिसिस बनने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो इसे भी रिलेटेड फील्ड मान लिया जाता है। साइंस वाले को मेडिकल की नॉलेज हो गई तो मेडिकल सेक्टर की रिसर्च कर लेगा, उसे भी रिलेटेड फील्ड मान लिया जाता है। तो बेसिकली वो आपको बैचलर मांग रहे हैं, तो बैचलर मांग रहे हैं। और तो और अगर आप 12th पास भी हैं और किसी सीए का सर्टिफिकेट दे दे कि मैं 5 साल तक उसके अंडर काम कर रहा था, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो अल्टीमेटली कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ईमानदारी से रजिस्ट्रेशन लेना है तो बैचलर होना जरूरी है फाइनेंस फील्ड से। एमबीए हो सकते हो, एमकॉम हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी रिलेटेड टू सिक्योरिटी मार्केट। 5 साल से आपको सिक्योरिटी मार्केट का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस के लिए आपको सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, वरना आप ये कह सकते हो 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 5 साल से मैं सिखा रहा हूँ, 5 साल से मैं सीख रहा हूँ, 5 साल से मैं NISM 5 क्लियर हुए हुए हो गया मुझे, मतलब म्यूचुअल फंड वाला, या फिर NISM 15 क्लियर करे हुए आपको 5 साल हो गए, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सर्टिफिकेशन मस्ट ऑब्टेन रेलिवेंट सर्टिफिकेशन, NISM 15 पास हो जाना चाहिए आपका, तभी आप रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हैं। 3 टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या क्या, एक तो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, दूसरा 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और तीसरा NISM 15 क्लियर होना चाहिए। 3 चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको सेबी रजिस्टर कर लेगा, वरना बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के काम करते रहो। कोड ऑफ कंडक्ट करोगे कैसे, ईमानदारी से, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, डिलीजेंस और ट्रांसपेरेंसी से। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिस कंपनी में आप पार्टनर हो, जिस कंपनी में आपकी वाइफ पार्टनर है, जिस कंपनी में आपका कोई रिश्तेदार पार्टनर है जिसमें आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा हो, जिस कंपनी से आपने कर्जा लिया हो, जिस कंपनी को आपने कर्जा दिया हो एक बड़ी अमाउंट का, वहां उस वाली कंपनी पे आप रिपोर्ट नहीं बना सकोगे। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन किसी को बताओगे नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपके यहां से लीक हुई तो जेल भी आप ही जाओगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका उस कंपनी में है, द सिक्योरिटी बीइंग एनालाइज, तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अगर थोड़ा बहुत है। मान लो किसी कंपनी की आप रिपोर्ट बना रहे हो, उस कंपनी के आपने 5,000 रुपए के शेयर खरीद रखे, तो 5,000 के शेयर के बदले थोड़ी कि आप उस कंपनी की रिपोर्ट ही नहीं बना पाओगे। 5,000 के शेयर है, कोई बात नहीं, बस डिस्क्लोजर दे दो भाई मैंने इस कंपनी में एक छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है उस कंपनी के मिनिमम 5% शेयर होल्डर हो आप। अगर उस कंपनी की 5% हिस्सेदारी आपके पास ही है, अब ये 5% रामू जी आप लिख रहे हो, इससे पहले कंफर्म कर लेना, 5% कहीं पर 5 होती है, कहीं पर 10 होती है, अलग अलग जगह पर 5 और 10 अलग अलग हो जाता है। इसी लेसन में आएगा अभी आगे, तो वो वाला याद करना है आपने। और इसमें और भी है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन में 5% या 10% तो है ही है। अगर आप उसके डायरेक्टर हो तो फिर 5 और 10 होने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टर तो कर ही नहीं सकता, रिपोर्ट लिख बना ही नहीं सकता, डायरेक्टर के रिलेटिव हो तो भी नहीं बना सकते, है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, उनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप सब्सटेंशियल होल्डिंग इंटरेस्ट माने जाओगे। और अगर आप सब्सटेंशियल होल्डर हो तो उस केस में आप रिपोर्ट नहीं बना पाओगे। तो उसके लिए पूरी रूल्स है, वो पढ़ना, वो 5 और 10 नहीं याद करना, इसलिए मैंने आपको रोक दिया, आपने लिख लिया था फिर गलत याद हो जाता। आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। कंपनसेशन और इंसेंटिव्स टाइड टू स्पेसिफिक सिक्योरिटी, देखो अगर किसी सिक्योरिटी में कंपनसेशन या इंसेंटिव मिल रहा हो और आप उसके होल्डर हैं, तो फिर आप रिपोर्ट नहीं बना सकते, क्योंकि फिर आप उन सिक्योरिटी को बढ़ाने की कोशिश करोगे। एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो इंक्लूडिंग रिलेशनशिप विद द लिस्टेड कंपनी, किसी भी तरीके से आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो, आपका, आपके रिलेटिव का है, किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब आप उसके कंपनी से बहुत बड़े लेवल पर जुड़े हुए हैं, तो आप उस कंपनी में मत करना। और छोटे मोटे जुड़े हुए हैं तो सिर्फ डिस्क्लोजर दे देना।
रिकॉर्ड कीपिंग एंड ऑडिट, जितनी भी रिपोर्ट आप दोगे उनका रिकॉर्ड बना के रखोगे, आपने कौन से दिन कौन सी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट को 5 साल तक संभाल के रखोगे, हर साल ऑडिट कराओगे, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, 5 साल तक आपको अपनी सारी चीज संभाल के रखनी पड़ेगी। पीरियडिक ऑडिट बाय सेबी, सेबी ऑडिट भी करता है अपने रिसर्च एनालिस्ट का, वो भी कराते रहोगे। चाइनीज वॉल पॉलिसी मैंने सिखा दिया, अगर आपको याद हो कुछ। चाइनीज वॉल आपको सिखाया था ना कि आप अपने एरिया में आपके 2 अगर डिपार्टमेंट है तो एक डिपार्टमेंट की बात दूसरे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलनी चाहिए, आप डिपार्टमेंट को भी पता नहीं चलनी चाहिए। और मैंने इसके लिए बहुत सारे केस लॉ भी पढ़ाए थे, एक चैप्टर में चाइनीज वॉल आया था जहां पर मैंने एक केस बताया था कि एक ही केस है, उसमें लड़ने वाले का केस भी आप ही की फर्म को मिल गया और दूसरी तरफ से लड़ने वाले का केस भी आप ही की फर्म को मिल गया। तो आप इस केस में या तो 2 अलग अलग टीम बना दो जो एक दूसरे से बात ही नहीं करेगी, मतलब उनके बीच में चाइनीज वॉल बना दो कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगी, या फिर आप उन दोनों में से एक केस को छोड़ना पड़ेगा। प्रूव करने की जिम्मेदारी आपके सिर पे रहेगी कि आपने चाइनीज वॉल फॉलो की थी या नहीं की थी। तो चाइनीज वॉल अगर किसी को नहीं याद आ रही है तो बता दीजिए, बता देंगे दोबारा। सबको पता है चाइनीज वॉल? हाँ जी सर। ओके। इंफॉर्मेशन बैरियर कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिपार्टमेंट को भी नहीं पता चलनी चाहिए वो बातें जो उनके लिए जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है ना। ठीक है जी। अमेंडमेंट आई थी दिसंबर 2016 में, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, कौन कौन सी थी वो देख लीजिए। 2016 में कुछ अमेंडमेंट आई थी, वो क्या थी? पहला, ग्रुप एंटाइटी क्लैरिफिकेशन, मतलब रिसर्च एनालिस्ट वर्किंग फॉर अ ग्रुप एंटाइटी। अगर आप किसी ग्रुप एंटाइटी के लिए काम कर रहे हो और उसकी 10-12 फर्में हैं, और मतलब जैसे आप रिलायंस लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, रिलायंस ये, रिलायंस वो 25-50 कंपनियां हैं, तो आप पूरे के पूरे ग्रुप के लिए काम कर रहे हो। तो एग्जाम्पल सब्सिडरी और ब्रोकरेज फर्म है या बैंक है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है, मस्ट नॉट प्रोवाइड रिकमेंडेशंस दैट बेनिफिट द पेरेंट और एफिलिएटेड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट फर्म। अगर आप किसी कंपनी की सब्सिडरी के लिए काम कर रहे हो तो सब्सिडरी छोड़ो, आप उसकी होल्डिंग कंपनी पे भी रिपोर्ट नहीं बना पाओगे, डिस्क्लोजर वो क्या कहते हैं, आप जो है उस पर कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर कभी थोड़ा बहुत कोई रिपोर्ट बनाओगे भी तो प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ आएगी। फायरवॉल्स आर इन द प्लेस, और ये सब बताना पड़ेगा आपको कि हमने भैया सोच समझ के सही तरीके से बनाई है। एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, देखो एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन आप कभी नहीं कर सकते। आपने कभी किसी का एडवर्टीजमेंट देखा? वो वाला मत बताना जो टेलीग्राम वालों का आता है, वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। आप अगर रिसर्च एनालिस्ट बन गए तो आपके लिए प्रोहिबिटेड है कि आप अपना एड कितने टाइम किस तरीके से नहीं कर सकते, वो देख लेते हैं। तो वो कह रहा है रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रमोशन और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते जिसमें आप ये बोल रहे हो हम तो गारंटीड आपको 2% कमवाई देंगे, ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, मिसलीडिंग है। आप ये कहो कि हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं और उसके लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, ये मार्केट रिस्क है, पॉलिसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड ट्रेड ऑन योर ऑन रिस्क, ये सब चीजें लिखकर फिर बताओ। मस्ट इंक्लूड द डिस्क्लोजर, जितनी मैंने लाइन बोली होनी चाहिए, एंड अवॉइड लैंग्वेज दैट इंप्लाइज गारंटीड रिटर्न। गारंटीड रिटर्न तो आप बोल ही नहीं सकते, और डिस्क्लेमर भी देना पड़ेगा, सर रिस्क है, सारा रिस्क आपका ही रहेगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा, सब बताओ। सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिपेंडेंट एनालिसिस, कह रहा है कि अगर आप कल को इंडिपेंडेंट एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सिंप्लीफाइड कर दिया। देखो क्या सिंपल कर दिया, eased complies burden for individual entities with limited client base and simpler business model, focus remain on transparency and disclosure, not heavy regulation। वो जो आपसे मांगते थे ना एमकॉम चाहिए, 5 साल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो सब कम कर दिया है। आपको बस प्रूव करना पड़ेगा कि आपको नॉलेज है, NISM 15 क्लियर होने चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। 12th पास को भी रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, अगर वो किसी सी अंडर का सर्टिफिकेट दे दे, किसी ब्रोकरेज फर्म का रजिस्टर्ड दे दे। आपको तो पता ही है ना ट्रेडर कितने पढ़े लिखे होते हैं, कुछ भी नहीं, NCFM क्लियर करके वो ट्रेडर बन जाते हैं, वो उस पर ऑपरेटर बन जाते हैं। किसी भी कंपनी में मान लो जीरोधा के अंडर 10 साल से काम कर रहा है तो फिर अगर वो कल को NISM 15 क्लियर कर ले तो भैया 15 क्लियर कर ले कि नॉलेज कम है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बता देगा सर 10 साल से मैं ट्रेडिंग ही करवा रहा हूँ, और मैंने NISM 15 भी क्लियर कर ले, उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। बहुत ईजी कर दिया है, मतलब ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगते थे सब कम हो गई है। समरी ऑफ इम्पैक्ट, एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ध्यान रख के आपको काम करना पड़ेगा। चलो अब आपको उसके बाद रेगुलेशन 3 के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस दिन से आप रिसर्च एनालिस्ट बन जाओगे, सेबी वाले रजिस्टर्ड वाले। उसके लिए आपको करना, सबसे पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन के साथ एक फीस होती है वो देनी पड़ेगी, और आपको जो पेपर वो मांगेंगे वो देने पड़ेंगे, फिर आपका रिसर्च एनालिस्ट के रूप में
आपका एप्लीकेशन वहां चला जाएगा, कुछ दिन बाद वो उसे अप्रूव करेंगे, अप्रूव करते ही आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अभी तक मैंने पढ़ाया, अगर मैं ये ना भी पढ़ाता और आपसे कहता खुद पढ़ लो तो समझ में आ जाते ना। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा ऐसा ही है कि मतलब कुछ मेरे समझाने का नहीं है। अगर आप इसको लाइन टू लाइन खुद पढ़ लेंगे तो भी आपके समझ में आ जाएगा, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूंगा, बाकी आपने पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे। लैपटॉप रोक रहा है मैं पढ़ने से आगे, हैंग हो रखा है। चलिए। पानी। हाँ जी, आ जाते हैं। अगला एक है इसमें, इश्यूएंस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट बाय अ पर्सन जो कि इंडिया में रह ही नहीं रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आपने NISM 15 क्लियर कर लिया हो लेकिन अब आप इंडिया से बाहर चले गए रहने के लिए, इंडिया में हो ही नहीं, तो क्या कर सकते हो? व्हाट इट स्टेट्स, अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हु इशू रिसर्च रिपोर्ट टू क्लाइंट इन इंडिया। और क्लाइंट आपके इंडिया में है, मतलब आप खुद तो बाहर बैठे हो लेकिन क्लाइंट आपके इंडिया में है। जैसे बाहर के जो ब्रोकरेजेस है वो, जैसे मॉर्गन स्टैनली, ऐसा तो हो सकता है ना। मॉर्गन मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट इशू करे इंडिया के लोगों को, ऐसा हो सकता है। तो क्या कर सकता है क्या? हु इशू रिपोर्ट इन इंडिया बट नॉट रिजाइडिंग इन इंडिया और मेक्स रिकमेंडेशन रिगार्डिंग सिक्योरिटी लिस्टेड और टू बी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। वो कह रहे हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की सिक्योरिटी या फिर जो IPO आने वाले उनके लिए आप उनको रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन आप इंडिया के हो ही नहीं। तो क्या कर सकते हो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट क्या आप हो सकते हो? या तो आप अपने कर रहे हो या यहाँ के किसी रिसर्च एनालिस्ट के अंडर कर रहे हो, है ना। तो क्या कर सकते हो, इसके बारे में पढ़ते हैं। की रिक्वायरमेंट, पहला अप्लाइज टू फॉरेन एनालिस्ट एंटाइटी, उनके ऊपर मैं बता रहा हूं। एनी फॉरेन इंडिविजुअल एंटाइटी दैट पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट एक्सेस बाय द इंडियन इन्वेस्टर, इंडियन इन्वेस्टर को आप रिपोर्ट दे रहे हो लेकिन रहते बाहर हो। ऑफिस ऑफर्स इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, या फिर आप रिकमेंडेशन दे रहे हो कंसर्निंग इंडियन सिक्योरिटी इन सिक्योरिटी पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सच पर्सन इधर रजिस्टर विद द सेबी, या तो सेबी से रजिस्टर हो जाओ, या फिर वर्क इन एसोसिएशन विद द सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई या तो अपने आप को रिसर्च एनालिस्ट बना दो, यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाओ, उसके लिए आपको NISM 15 क्लियर करना पड़ेगा। या फिर जो इंडिया का रिसर्च एनालिस्ट जो पहले से 15 क्लियर है उसके साथ एसोसिएट हो जाओ। एसोसिएट हो जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? फर्म आपकी रहेगी, यहाँ का जो जो यहाँ का NISM 15 वाला होगा उसे जॉब पे रख लो, और जॉब पे रखने के बाद उसके नाम से रिपोर्ट निकालते जाओ। तो इसका मतलब किसी को भी रिपोर्ट लिखने के लिए सेबी से रजिस्टर होना जरूरी है, और सेबी से रजिस्टर होने के लिए या तो खुद NISM 15 क्लियर करो या फिर किसी 15 क्लियर करे हुए आदमी को जॉब पे रखो, तभी आप रिपोर्ट दे सकते हो, वरना नहीं दे सकते। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा NISM 15 कितना जरूरी है। रिपोर्ट लिखने के लिए आपके पास बड़ी से बड़ी डिग्री, यार मैं कह रहा आप CFA हो, अमेरिका में जाके पास हो क्या है, तो भी रिपोर्ट लिखने के लिए NISM 15 ही चाहिए। या तो खुद पास करो या NISM 15 पास हुए बंदे को अपने जॉब पे रखो कागजों में, फिर अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ उसके NISM 15 का सर्टिफिकेट लगा के। तो जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है, जितने भी म्यूचुअल फंड है, जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं, जितनी भी एनालिसिस फर्म है, जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है, सबके सबको NISM 15 बंदा रखना ही पड़ता है। और एक नहीं रखना पड़ता, जितने बड़े लेवल पर काम करते हैं उसके आप उतने ही रखने पड़ते हैं। तो NISM 15 के अपने आप में बहुत वैल्यू है। पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन क्या था? प्रिवेंट अनरेगुलेटेड फॉरेन रिसर्च, जो फालतू के लोग आके रिसर्च रिपोर्ट बनाते रहते थे, ये सब खत्म हो गए। एंश्योर ऑल इन्वेस्टमेंट एडवाइस रिसीव्ड इन इंडिया, ज्यादातर इंडिया में रिसीव होंगी, और डिस्क्लोजर देंगी, ट्रांसपेरेंसी देंगी, ये सब बीइंग क्रॉस बॉर्डर रिसर्च एक्टिविटी अंडर रेगुलेटरी ओवरसाइट। इससे क्या हो गया? फालतू के लोग खत्म हो गए, अब सिर्फ वही बंदे रिपोर्ट दे रहे हैं जो कि NISM 15 क्लियर करके ही सेबी से रजिस्टर हुए हैं। और अगर आपने बिना नॉन कंप्लायंस कर दिया, बिना सेबी से रजिस्टर करे आपने दे दी, तो अगर कोई फॉरेन पर्सन एंटाइटी डज नॉट रजिस्टर और फेल्स टू एसोसिएट विद द रजिस्टर्ड एनालिसिस, एनालिस्ट का रजिस्टर भी नहीं हुआ, उसके साथ एसोसिएट भी नहीं हुआ,
तो मे बी कंसिडर्ड अनऑथोराइज और उसे अनऑथोराइज मान लिया जाएगा। कैन टेक एनफोर्समेंट एक्शन, और फिर उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले जाएगा, उसके बड़े बड़े क्या लग जाते हैं, पेनल्टी लग जाती है। एग्जाम्पल, अ रिसर्च फर्म इन सिंगापुर इशू रिपोर्ट ऑन इंडियन स्टॉक। अब सिंगापुर की एजेंसी थी तो यहां कर ही नहीं सकती, एंड ईमेल्स देम टू इंडियन क्लाइंट, तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए उसे या तो खुद रजिस्टर होना पड़ेगा, या फिर उसे यहां पर रजिस्टर हुए किसी बंदे का एसोसिएट होना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, बाकी आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं अब आपको। ये कहता है सेबी इवेल्युएट एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आपने दी होगी उसे सेबी इवेल्युएट करेगा, रिसर्च एनालिस्ट की एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट सारी चीज चेक करेगा। अगर सेबी को लगा सब कुछ ठीक है तो फिर वो क्या करेगा, एप्लीकेंट मस्ट हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा होनी चाहिए आपके पास। किसमें, फाइनेंस में हो सकता है, अकाउंटेंसी में हो सकता है, कॉमर्स में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो सकता है, कैपिटल मार्केट में भी हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट मतलब एमबीए भी हो सकते हो, रिलेटेड फील्ड में भी हो सकते हो, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है सर, आप सीए हो सकते हो, सीएफए हो सकते हो, एमबीए फाइनेंस हो सकते हो, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, इन सब में से। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट मस्ट होल्ड द एनआईएसएम 15, इतना होने के बाद भी आपको एनआईएसएम 15 करना ही पड़ेगा। वो भी किससे, सेबी से, और किसी से कर ही नहीं सकते, और किसी का नहीं माना जाएगा। सेबी वाला एनआईएसएम 15 करना पड़ेगा। अगर ये सब आपके पास है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेंट के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट या किसी भी चीज का 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा देना। दिस कैन इंक्लूड एक्सपीरियंस इन इक्विटी रिसर्च का हो सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मतलब म्यूचुअल फंड वाला जो एनआईएसएम 5 आप कर लेते हो, ये वाले भी करे हुए अगर आपको 5 साल हो गए तो इसे भी आपका इन्वेस्टमेंट मान लिया जाए, वो मान लिया जाएगा एक्सपीरियंस। अगर आपने एक बार को पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं हो ना और 5A की डिग्री हुए हुए 5 साल हो गए तो भी मान लिया जाएगा, लेकिन 5 साल में लोगों के म्यूचुअल फंड भी डाल ले हो, चाहे भले साल में एक ही डाल हो, लेकिन डाल हो, बिना डालने को एक्सपीरियंस नहीं मानते। इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेंट के पास इडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस स्पेस होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, रिसर्च टूल और डेटाबेस होना चाहिए। आजकल के लिए इसके लिए एक टेबल, चेयर और एक लैपटॉप होए तो काफी है, ठीक है जी। कैपिटल इडिक्वेसी होनी चाहिए, जरा ध्यान समझना कितनी होती है। नॉर्मल बंदे के लिए 1 लाख अगर आप इंडिविजुअल हो, और पार्टनरशिप फर्म या कंपनी के लिए 25 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, पेपर में आ सकता है। और यहाँ कैपिटल का मतलब होता है वही नेट एसेट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो 1 लाख रुपए की कैपिटल होनी चाहिए आपकी अगर आप एक इंडिविजुअल हो, और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो तो कम से कम 25 लाख की कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल का मतलब वही है सर, टेबल, चेयर, लैपटॉप की वैल्यू बता देना। 1 लाख हो गई तो ठीक है। बाकी इसमें नीचे का आप पढ़ेंगे, और भी रूल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को और ज्यादा इवेलोरेट करके बता दिया मैंने कि ये होनी चाहिए, पूरा का पूरा बता दिया। जो चीज पहले लिखी थी उसी को थोड़ा और बड़ा करके बताया है। तो ये आप पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। और ये सारे के सारे ये जो रेगुलेशन के नेम भी याद रखना, रेगुलेशन 9 में क्या लिखा है, रेगुलेशन 10 में क्या लिखा है, 11 में क्या लिखा है, ये सेक्शन भी याद रखना, ठीक है। सर्टिफिकेट कब आपका वापस चला जाएगा, कब चला जाएगा, ये सब लिखा है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना, ये पेपर में आते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रंट रनिंग मत करना है, मैं समझा चुका हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और फ्रंट रनिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आपको कोई नॉलेज थी किसी न्यूज की, उसके अगेंस्ट में आपने ट्रेड कर लिया, उसे इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। फ्रंट रनिंग क्या होती है, आपको पता था कल को आप एक रिपोर्ट निकालने वाले हो जिसमें आप इसको बाइंग रिकमेंड करोगे, आपकी रिपोर्ट की वजह से लोग इसे खरीदेंगे, या फिर आप इस कंपनी में 10,000 करोड़ का शेयर खरीदने वाले थे कंपनी के, आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से थे, आप उसके जो है फंड मैनेजर थे, फंड मैनेजर को कंपनी ने कहा ठीक है भैया 10,000 करोड़ लगा दे, तो आपको पता है कौन सी कंपनी में आप लगाओगे। तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपने क्या करा, अपने पर्सनल अकाउंट में पहले खरीद लिए 2-4 लाख के शेयर, और फिर 10,000 करोड़ के खरीदे। तो उससे किसे बोलते हैं, फ्रंट रनिंग। कि आपको एक नॉलेज थी कि इस कंपनी की वजह से कि कंपनी में इतनी बड़ी बाइंग आने वाली है, और आपने पहले कहीं और से खरीद ली। ऐसा नहीं करना है। जो बंदा ये डिसीजन लेता है कि मैं इस कंपनी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, वो अपने पर्सनल अकाउंट में, अपने जानकारों के पर्सनल अकाउंट में कहीं पर भी उस न्यूज को लीक नहीं कर सकता, और अगर वो पकड़ा गया उसे फ्रंट रनिंग के अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है, और उसके लिए उसे जेल हो सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, आप कंपनी की कोई भी चीज किसी को बताओगे नहीं, किसी भी तरीके की, है ना। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, कंप्लाई सब पढ़ लेना, इजी चीजें हैं लेकिन पढ़ने हैं, बहुत ही अच्छी चीज है। लिमिटेशन ऑन ट्रेडिंग बाय रिसर्च एनालिस्ट, जरा इस पे इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा रहा हूँ। कब कब आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, पर्सनल ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयड एज रिसर्च एनालिस्ट, अगर आप किसी कंपनी में रिसर्च एनालिस्ट एम्प्लॉई हो
बाय रिसर्च एंटाइटी शैल बी मॉनिटर्ड। तो ये रिसर्च एंटाइटी मॉनिटर करेगी, रिकॉर्ड करेगी, वेन एवर नेसेसरी शैल बी सब्जेक्ट टू अ फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस। फिर अगर आपने खुद से ट्रेडिंग कोई करनी है, अपना इन्वेस्टमेंट भी बेचना है, तो पहले अपनी रिसर्च एनालिस्ट कंपनी को बताना पड़ेगा, फिर उसे बेचना है खरीदना। Independent research analyst, individual employed as research analyst by research entity or their associate shall not deal or trade in security that the research analyst recommends or follows within the 30 days। इसे इंपॉर्टेंट याद कर लो, 30 days बिफोर, जिस दिन आपने रिसर्च रिपोर्ट दी या रिकमेंडेशन दी उससे 30 दिन पहले तक नहीं कर सकते, एंड 5 days आफ्टर द पब्लिकेशन, और 5 दिन बाद तक नहीं कर सकते। 30 दिन पहले मतलब जिस दिन आपने रिपोर्ट दी उससे 30 दिन पहले भी आप उसमें ट्रेड नहीं करी होनी चाहिए। अगर आपने ट्रेड करी थी तो फिर आप रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। तो 30 दिन पहले भी नहीं होनी चाहिए, और रिपोर्ट निकलने के 5 दिन तक मत करना, बस 6ठे दिन जो मर्जी करना। ये वाली लाइन किसी को समझ में ना आई हो तो बोल दो, इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आएगी आएगी। जिस दिन आप किसी कंपनी की रिकमेंडेशन दे रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, उससे 30 दिन पहले आपने कोई ट्रेडिंग ना करी हो, ना खरीदो ना बेचो, और रिपोर्ट निकलने के 5 दिन बाद तक भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बस ये याद कर लो, 30 दिन पहले और 5 दिन बाद, इसे अच्छे से याद कर लो, पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। 30 दिन पहले और 5 दिन बाद फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट। ये लाइन याद कर लो, फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि वहां पर ना बहुत सारी चीज लाइन लिखी रहेंगी, फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट, फ्रॉम द रेडीनेस ऑफ द रिपोर्ट, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द रिपोर्ट, ऐसे बहुत सारे लाइन लिखेंगे। तो आपने वहां पर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट पे लिख कर आना है, टिक करना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, वो आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप ये पूरा लेसन पढ़ेंगे। इसके बाद आपको सारे के सारे लेसन के बैक क्वेश्चन मिलेंगे, वो करेंगे। क्लास कब होगी आपको बताया जाएगा, उसके हिसाब से फिर इनकी क्वेरी ले ली जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और करा देते हैं आपको, जरा एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है। रिसर्च रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा क्या, वो देख लेते हैं। रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटाइटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन रिसर्च रिपोर्ट एंड इन पब्लिक अपीयरेंस विद रिगार्ड टू ऑनरशिप एंड मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप उस कंपनी में ऑनरशिप हो या मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट, मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कुछ जरूरत से ज्यादा शेयर आपके पास है, एक बड़ा शेयर आपके पास है कंपनी में, आपने 1-1.5 करोड़ लगा रखे हैं, बड़ी अमाउंट लगा रखी है, छोटी लगा रखी हो तो भी आप डिस्क्लोजर दो, बड़ी लगा रखी हो तो भी आप डिस्क्लोजर दो। वेदर द रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटाइटी और एसोसिएट और इज रिलेटेड, या तो आपने ले रखे हो या आपके किसी एम्प्लॉय ने ले रखे हो या आपके किसी रिलेटिव ने ले रखे हो, हैज एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब या तो उस कंपनी से आपको रेंट आता हो बहुत बड़े लेवल पे, या उस कंपनी के आप एम्प्लॉय हो, या उस कंपनी के आप डायरेक्टर हो, या उस कंपनी को आपने कर्जा दे रखा हो, या उस कंपनी से आपने कर्जा बहुत बड़े लेवल का ले रखा हो। बैंकों के केस में ये नहीं चलता है, क्योंकि बैंकों का तो काम ही कर्जा देना है, बाकी चीजों में चलता है। सब्जेक्ट टू द कंपनी नेचर ऑफ द सच फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फिर आपको डिस्क्लोज कर देना, भाई मेरे रिलेटिव ने इस कंपनी को 1 करोड़ का कर्जा दे रखा, बस ये बात बता देना। वेदर द रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटाइटी और इट्स एसोसिएट और रिलेटिव, ये सब के सब बंदे हैव एक्चुअल बेनिफिशियल ओनरशिप, या आप उस कंपनी के ओनर हो, कितने 1% और मोर, यही बताया था ना मैंने, 5% बताया था फिर 1% बोला था। अगर आपने उस कंपनी में 1% और मोर की सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब होता है इक्विटी शेयर, सब्जेक्ट कंपनी एट द एंड ऑफ मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब आप रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो तो उससे 1 महीने जो पहले एंड हुआ तब, ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, तो सिर्फ डिस्क्लोजर से काम चल जाएगा। जरा ध्यान समझना, मैंने कहा था अगर 1% शेयर उस कंपनी के आपके पास है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, लेकिन 5 या 10% शेयर हुए तो आप रिपोर्ट ही नहीं बना सकते। ये दो बातें अलग अलग है रामू जी, क्लियर। 1% अगर आपके पास शेयर उससे ज्यादा है, रिपोर्ट बना सकते हो, डिस्क्लोजर दे दो भाई शेयर के 1% शेयर होल्डर मैं हूं, या 2% में हूं, 1.5% में हूं। लेकिन अभी आगे और रूल्स आएंगे कि अगर आप उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, या 25% की शेयर होल्डर है, या 20% की शेयर होल्डर है, या 10% की शेयर होल्डर, तो आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहलाता है वो, फिर आप रिपोर्ट ही नहीं बना पाओगे। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होता क्या है वो आपको इस लेसन में से ढूंढ के याद करना है। आगे ये सब आप पढ़ लोगे, वही लिखा, हाँ ये रहेगा। कह रहा है हैव रिसीव्ड एनी कंपनसेशन, अगर आपको या आपके एम्प्लॉय को या आपके किसी रिलेटिव को कंपनी से कोई कंपनसेशन मिला है फ्रॉम द सब्जेक्ट कंपनी इन द पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीने में भी कोई कंपनसेशन मिला होगा, तो ये आपको वहां पर बताना पड़ेगा कि आपको कितना कंपनसेशन मिला
और कितना कब मिला ये भी बताना पड़ेगा। दूसरा, वेदर इट और एसोसिएट को मैनेज पब्लिक ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर द सब्जेक्ट कंपनी इन द पास्ट 12 मंथ, अगर आपने उस कंपनी का आईपीओ बिकवाया। को मैनेज पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफरिंग मतलब आपने उस कंपनी का आईपीओ बिकवाया पिछले 12 महीने में, या आपके एसोसिएट ने या आपके रिलेटिव ने, तो ये वाली बात भी आपको बतानी पड़ेगी कि इसका आईपीओ बिकवाने वाले भी हम ही थे। या आपने कंपनी की कोई बहुत बड़ी सेल करवाई किसी भी तरीके से, अगर आप कंपनी से रिलेटेड हो तो आपको बताना पड़ेगा पिछले 12 महीने में बताना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने कोई कंपनसेशन लिया होगा तो बताना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करी होगी कंपनी की तो बताना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकिंग करी होगी तो बताना पड़ेगा, ब्रोकरेज सर्विस दी होगी तो बताना पड़ेगा पिछले 12 महीने में। ठीक है, अगर आपने कोई कंपनसेशन मिला फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज अदर देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से अलग भी अगर आपको मिला होगा तो भी बताना पड़ेगा, मर्चेंट बैंकिंग को छोड़ के ब्रोकरेज सर्विस से अलग भी अगर आपको पिछले 12 महीने में किसी भी तरह का कंपनसेशन मिला होगा तो आपको बताना पड़ेगा। और इसके अलावा भी कोई कंपनसेशन मिला होगा तो बता देना। यही लिखा हुआ है इनमें अलग अलग तरीके से। रिकमेंडेशन इन पब्लिक मीडिया, अब मान लीजिए आप रिपोर्ट बनाकर नहीं दे रहे हो, आपको जी बिजनेस वालों ने बुलाया और वहां पर अनिल सिंह ने आपसे पूछा सर बताइए रामू जी आप बताइए कि बीएचएल कंपनी कैसी है, तो आपने चार्ट वार्ट देखा, थोड़ी बहुत चीजें देख के बताया मेरे हिसाब से बीएचएल कंपनी ठीक है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, तो बताओ कर सकते हो कि नहीं। तो उसके लिए क्या रेगुलेशन है वो पढ़ते हैं। Research analyst or research entity including its director या employee shall disclose the registration status and details of financial interest in subject company, अगर उस subject company में आपका कोई financial interest है तो बताना पड़ेगा। If he makes public appearance, public appearance में भी बताना पड़ेगा, लिखित में देने की जरूरत नहीं है, मुंह से बोल के बता दो क्योंकि आप मुंह से बोलकर ही बता रहे हो। If any person including director या employee of investor advisor the credit rating, अगर मान लीजिए उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में आप हो या एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, आप उसकी एमसी हो उस कंपनी की या फंड मैनेजर हो उस कंपनी के, मेक्स पब्लिक अपीयरेंस, और अब अगर आप पब्लिक अपीयरेंस कर रहे हो और मेक्स अ रिकमेंडेशन ऑफर्स एंड ओपिनियन कंसर्निंग द सिक्योरिटी, और अब आप उस कंपनी के ही शेयर खरीदने की बात कर रहे हो, मतलब आप मान लो कि आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर हो, तो ऐसा हो सकता है ना आप बहुत बड़े फंड मैनेजर हो तो आपको कंपनी की तरफ आपको जी बिजनेस वाले बुला लें इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे सर जरा बताओ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाना चाहिए क्या, तो आप उसी कंपनी के तो फंड मैनेजर हो, तो लोगों को ये नहीं लगेगा यार तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर उसका शेयर तो बढ़िया ही बताएगा। तो उस केस में आप उसे रिकमेंड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन साथ में भी बता देना कि भैया अपने विवेक का इस्तेमाल करें, मैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एम्प्लॉई हूं। ठीक है, पक्के आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें, मैंने तो बता दिया। ठीक, कर सकते हो लेकिन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। चलिए बाकी आप पढ़ लेंगे। अगर आप रिसर्च रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो ये वाला पैरा है 22 पढ़ लेना, सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या डिस्क्लोज करना है, और सब में एक ही बात लिखी हुई है, अगर आप कहीं से भी रिलेटेड हो तो आपको देना पड़ेगा। मेन बात आपको क्या याद करनी है, 12 महीने 1%, ये चीज याद करनी है। 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये लाइन याद करनी है, मतलब ये जो टर्म्स है ना कितने टाइम की, ये सब याद करनी है। अच्छा ये बताओ रिसर्च एनालिस्ट ऑडिट किससे कराता है? सर ये तो ऑडिट थर्ड पार्टी करती होगी ना सर, ऑडिट करता कौन उसका होता है? सेबी 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 कैसे करेगी? सेबी को कोई ऑफिस खोल के बैठा हुआ है कि वो कर देगी? ये करेगी, इसमें कहीं एक लाइन लिखी हुई थी सर ऐसे, मतलब वो तो मैंने अभी पढ़ाई थी। हाँ, तो वहां लिखा हुआ था कि आपको अपने डॉक्यूमेंट जो रिसर्च आपने बनाई है वो 5 साल तक संभाल के रखने हैं और उसका ऑडिट कराना है अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी। गाइडेंस में सेबी खुद नहीं करती, आप जाते हो सीए के पास या सीएस के पास, कंपनी सेक्रेटरी के पास, और इसकी ज्यादा नॉलेज कंपनी सेक्रेटरी को होती है, सीए को कम होती है। सीए को होती है अकाउंट्स की नॉलेज, कंपनी सेक्रेटरी को होती है इन चीजों की नॉलेज, कैसे ऑडिट करना है, सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं ऐसे। ठीक है, अकाउंट्स के अलावा जितने भी ऑडिट होते हैं ना सेक्रेटेरियल ऑडिट बोलते हैं, इसमें आपकी काम कैसे कर रहे हो आप उसका ऑडिट होता है, और जो सीएस से कराया जाता है कंपनी सेक्रेटरी से। तो कंपनी सेक्रेटरी के पास जाओगे और उसे चेक करवाओगे, सर देखो मैंने ऐसे ऐसे करके रिकमेंडेशन दी थी, सारे मैंने डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं, उसे सेटिस्फाई करोगे और वो उनकी रिकॉर्ड करेगा और उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा कि आपने पूरे साल में कितनी रिपोर्ट बनाई, उन रिपोर्ट पे कितने कितने पेज के डॉक्यूमेंटेशन है, सारी डिटेल बना के उसकी एक रिपोर्ट बना कर देगा, हर रिपोर्ट पे कितने कितने डॉक्यूमेंट आपने बनाए वो पूरी एक लिस्ट बना देगा। इसका मतलब अगर 5 साल बाद आपने के ऊपर केस हो जाए तो जितने पेपर आपने ऑडिट करा दिए थे वो उतने ही पेपर दिखा पाओगे, जी मैंने बनाया, कोई नया पेपर नहीं लाओगे, देखो सर मैंने वर्किंग पेपर मेरा ये भी था। केस हो जाए तो उन्हें वो उन्हीं से जीतोगे जो ऑडिट किया होगा। तो ये कौन करेगा? सीएस करेगा, उसकी एक कॉपी फाइल कर देगा ऊपर सेबी के पास, एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक आपको दे देगा,
और फिर सीएस के ऊपर रूल होता है 12 साल तक संभाल के रखने का। आपको 5 साल संभाल के रखना होता है, सीएस को 12 साल, सीए को भी। सीए भी जितने ऑडिट करता है उनके पेपर्स को 12 साल तक संभाल के रखता है। आपसे अगर खो भी गए तो सीए को ढूंढ के देने पड़ेंगे। 12 साल के बाद सीए भी जिम्मेदार नहीं है। 12 साल के बाद खो दिए तो क्या मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूंगा, 12 साल पुराने कहां से लाऊं? 12 साल तक हमें संभाल के रखने होते हैं, ठीक है। यानी कि एक क्लाइंट जो एक 500 रुपए देके रिटर्न भरवा के चला जाता है ना, उसके पेपर 12 साल तक संभाल के रखते हैं 500 रुपए में। 12 साल बाद भी आके कहेगा ना मेरी 12 साल पुरानी रिटर्न निकाल के दो सर, देनी पड़ेगी। अब तो आज हर चीज ऑनलाइन निकल जाती है, तो संभाल के रखने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन पहले संभाल के रखनी पड़ती थी। चलिए, एडवर्टीजमेंट हमने आपको बता ही दिया, नहीं कर सकते, देखो सब लिखा हुआ है। और ये सैंपल क्वेश्चन आ गए, बस यही है। इसके बाद ये आ गए बैक क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये मिक्स है सारे के सारे लेसनों के, तो आप इन्हें सबको सॉल्व करना। देखो 293 से लेके 325 लगभग 35 पेज के क्वेश्चन, तो 35 पेज के क्वेश्चन दिए हैं मैंने आपको। 35 पेज पे क्वेश्चन का मतलब है लगभग 3.5 मतलब 1000 क्वेश्चन तो होंगे कम से कम। मतलब हर पेज पे आप 35 पेज है, हर पेज पे आप 15-20 क्वेश्चन भी लगा लो, 600-700 क्वेश्चन तो दे ही दिए हैं मैंने आपको। तो 700 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए सॉल्व करने के लिए, मतलब पूरा का पूरा एक समझ लीजिए बैंक बना कर दे दिया क्वेश्चंस का। तो NISM 15 की क्लास आज खत्म होती है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप ही लोगों से पूछ के, आपकी जो भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, वो ग्रुप पे डाल दीजिए, उसका आंसर दूसरे लोग दे देंगे। मान लो कुमारेश जी की कोई क्वेरी है, कुमारेश जी ने डाली, रामू जी को उसका आंसर आता है, रामू जी उसका सोल्यूशन डाल देंगे वहां पे। और अगर किसी ने नहीं डाला तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप पे डालने से ये फायदा हो जाता है कि दूसरे को भी समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। तो आप अपनी क्वेरी डालिए, कोई क्वेश्चन आपको लगता है बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकल कर आया, भले ही आपसे हो गया, फिर भी उसका सोल्यूशन सही तो ग्रुप पे डाल दीजिए, जिससे कि लोग पढ़ सकें। इस ग्रुप को एक्टिव रखिए और मुझे पता चलता रहेगा कौन पढ़ रहा है। जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से बढ़िया से निकाल के उस पर ग्रुप पे डालते रहिए। आप कोई नोट्स बना रहे हो तो पूरे लेसन आपने पढ़ लिया, उसके 25-50 नोट्स बने, 25-30 लाइन नोट्स बने, वो नोट्स को उठा के अपना ग्रुप पे डाल दीजिए, किसी के काम आएगा, है ना। तो जब आप किसी को भला करने के पर्पज से पढ़ते हो तो आपको जल्दी याद होता है। जब आप किसी को ये सोच के पढ़ते हो ना आज मैं नोट्स बनाऊंगा और ग्रुप पे डालूंगा, तो वो सब चीजें आपको याद हो जाती है जल्दी। करके देखना कभी, क्योंकि आपने किसी का भला सोचा, इसलिए आपका भला अपने आप हो जाएगा। तो आपको एकदम से ऐसा याद होएगा, कब जिंदगी भर नहीं भूलोगे उस चीज को। जब मैं पढ़ने जा रहा था, जब मैं पेपर देने जा रहा था NISM 15 का, तो मैंने नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाते हुए मैं सोच रहा था अब ये नोट्स मेरे स्टूडेंट के काम आ जाएंगे। तो मुझे वो सब चीजें आज तक याद है, और वो नोट्स मैंने अब इसमें अपनी बुक में डाल दिए, तो इसलिए आपको अलग से नहीं बताया। जिस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजों के मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो आप मुझे डालिएगा। NISM 15 का क्या है, एक क्लास में आपके भी राघव सर के साथ रखूंगा, और 1 या 2 क्लास जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होंगी मैं आपके अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन रखूंगा। 1, 2, 3 जितने आपको जरूरत पड़ेंगे मैं रख दूंगा, लेकिन वो रखूंगा तभी जब आपकी क्वेरीज इकट्ठी हो जाएगी बहुत सारी। जब आपकी क्वेरीज ज्यादा, अगर 1-2 क्वेरी है वो तो मैं ग्रुप पे दे दूंगा। अगर आपकी क्वेरी 40-50 है किसी की, तो भैया फिर क्लास रख देंगे, सारी की सारी ले लेंगे एक दिन बैठ के। किसी को कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, सर मैंने पढ़ा और मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बता देना, मैं सारी की सारी क्लासेस का लिंक डाल रहा हूँ। आज आपके पास आज तक की जितनी क्लासेस हुई